हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और अब तक हम जो एटॉमिक मॉडल्स को स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ते आ रहे हैं वो गलत है, क्योंकि साइंटिस्टों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ये प्रूव किया है कि प्रोटॉन जो एटम्स में होते हैं उनका फंडामेंटल स्ट्रक्चर ही एक्चुअली में गलत है। उनके हिसाब से प्रोटॉन में अप और डाउन क्वार्क्स के साथ चार्म क्वार्क्स भी प्रेजेंट है। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि इस चार्म क्वार्क का मास प्रोटॉन से 1.5 टाइम्स ज्यादा है, यानी कि थियोरेटिकली इसके प्रोटॉन के अंदर मिलने के चांसेस ना के बराबर है। बट नाउ ऑन द अदर हैंड इट इज प्रैक्टिकली प्रूवन कि ऐसा हो सकता है एंड एटॉमिक मॉडल्स के साथ शुरुआत से ही ऐसा होते भी आया है। देखो 1900s में ना लोगों को ऐसा लगता था कि एटम ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, बट 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट से सब एटॉमिक पार्टिकल्स और उनके एग्जैक्ट पोजीशन को फिगर आउट कर लिया कि एक एटम में उसके फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर है। दरअसल 1911 में फिजिसिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने इस सवाल के जवाब के लिए द फेमस गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने पॉजिटिव अल्फा पार्टिकल्स के एक बीम को गोल्ड फॉइल से कोलाइड करवाया और देखा कि मेजॉरिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल्स फॉइल के आर पार पास हो गए, पर कुछ पार्टिकल्स ऐसे थे जो बाउंस बैक हो रहे थे, यानी कि वो रिपेल हो रहे थे। अब पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स का रिपेल होना यही प्रूव कर रहा था कि जिस पॉइंट से वो रिपेल हो रहे हैं वहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज जरूर मौजूद होगा। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर रदरफोर्ड ने एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया जिसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एटम के सेंटर यानी कि न्यूक्लियस में मौजूद है और वहीं पर इलेक्ट्रॉन्स उस न्यूक्लियस के इर्द गिर्द सर्कल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं। रदरफोर्ड का यह एटॉमिक मॉडल अभी भी इनकम्प्लीट था, उसमें अभी भी एक मेजर फ्लॉ था जिसे बाद में सॉल्व किया उनके ही एक स्टूडेंट नील्स बोर ने। दरअसल रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड सर्कल्स में रिवॉल्व करते हैं और ऐसे में क्लासिकल फिजिक्स के मुताबिक वो रेडिएशन एमिट करेंगे जिस वजह से उनकी एनर्जी कम होती चली जाएगी। नतीजन इलेक्ट्रॉन सर्कल में ना घूमते हुए स्पाइरल तरीके से घूमने लगेंगे और अंत में न्यूक्लियस के अंदर चले जाएंगे, टकरा जाएंगे, न्यूक्लियस से कोलाइड हो जाएंगे जिससे एटम अनस्टेबल हो जाएगा। अब इसी अनस्टेबिलिटी वाले फ्लॉ की वजह से रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को गलत साबित कर दिया गया, लेकिन उसके 2 साल बाद 1913 में रदरफोर्ड के ही एक स्टूडेंट नील्स बोर ने उनकी थियरी में कुछ बदलाव किए और एक नया एटॉमिक मॉडल पेश किया। उनके एटॉमिक मॉडल के हिसाब से इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिक स्टेशनरी ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते वक्त एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं, बल्कि ये रेडिएशन सिर्फ तभी होता है जब इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिट से दूसरे में जंप करते हैं। अब ये थियरी काफी सारे जेन्युइन एक्सप्लेनेशंस और एविडेंसेस के चलते काफी वाइडली एक्सेप्ट हुई। साइंटिस्टों ने सोचा मे बी इसके आगे हमें जाने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने सबसे सूक्ष्म पार्टिकल्स ऑलरेडी फाइंड कर लिए और उनके वर्किंग मैकेनिज्म्स भी जान लिया। अंटिल साल 1936 जब कुछ फिजिसिस्ट ने एक ऐसा पार्टिकल डिस्कवर किया जिसकी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन जैसी ही थी लेकिन मास उससे ज्यादा था। मैं बात कर रहा हूं साल 1936 की, जब अमेरिकन फिजिसिस्ट कार्ल एंडरसन ने एक एक्सपेरिमेंट के तहत वाटर वेपर को ऑलमोस्ट फ्रीज करके एक क्लाउड चेंबर बनाया जिसके थ्रू हाईली एनर्जाइज्ड पार्टिकल्स पास किए और इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कुछ ऐसे पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जो इलेक्ट्रॉन्स की तरह नेगेटिवली चार्ज तो थे बट उनका मास इलेक्ट्रॉन से भी ज्यादा था और इसीलिए उन्होंने इन पार्टिकल्स को नए पार्टिकल्स के तौर पर क्लासिफाई किया जिसका नाम रखा गया न्यूऑन्स। और ऐसे ही करके अगले कई सालों में साइंटिस्टों ने काफी सारे ऐसे पार्टिकल्स डिस्कवर किए जिनकी प्रॉपर्टीज प्रोटॉन्स या इलेक्ट्रॉन से बिल्कुल मैच नहीं करती थी। इन पार्टिकल्स की तादाद बढ़ती गई। फिजिसिस्ट मुरे जेलमान और जॉर्ज ज्वेग ने सोचा कि आज तक जिन पार्टिकल्स को फंडामेंटल माना जा रहा है बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि शायद वो पार्टिकल्स भी किसी और पार्टिकल से बने हो, और 1964 में इस पर एक थियरी प्रेजेंट की गई जिसके अनुसार ये सारे पार्टिकल्स यहां तक कि प्रोटॉन भी क्वार्क्स नाम के एलिमेंट्री पार्टिकल से बने हैं जो इन सभी पार्टिकल्स की क्वांटम प्रॉपर्टीज लाइक चार्ज और स्पिन डिसाइड करते हैं। उन्होंने क्वार्क्स की कुछ प्रॉपर्टीज भी थियोरेटिकली कैलकुलेट कर दी थी, लेकिन इस वक्त तक ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस थी और इसीलिए साइंटिस्ट इसके एक्सपेरिमेंटल प्रूफ्स जुटाने में लग गए। और शायद उस वक्त फ्रेंड्स ये पॉसिबल होता अगर टेक्नोलॉजी काफी एडवांस होती और आज ही के तरह काफी सारे एआईज मौजूद होते, क्योंकि जहां पर इन एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए साइंटिस्टों को कई साल लग रहे थे, वहीं पर अगर एआईज होते तो ये काम कुछ ही दिनों में हो जाता।
इनफैक्ट आप भी एआई के जरिए अपना समय बचा सकते हो जस्ट बाय लर्निंग हाउ टू यूज इट प्रॉपर्ली। और आप भी फ्रेंड्स ये सुपर इंपॉर्टेंट टूल्स जैसे चैट जीपीटी और एआई को सीख सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में थ्रू ग्रोथ स्कूल्स 3 पेड चैट जीपीटी एंड एआई वर्कशॉप जो ग्रोथ स्कूल के फाउंडर वैभव सिसिंती खुद कंडक्ट कर रहे हैं। अब जैसे कि मैंने बताया वैसे तो ये पेड वर्कशॉप है, लेकिन मेरे लॉयल व्यूअर्स के लिए पहले 1000 लोगों के लिए ये वर्कशॉप बिल्कुल फ्री होगा। नाउ लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये वर्कशॉप एक्सट्रीमली वैल्यूएबल है और मैंने खुद इसे अटेंड किया है मेरे कोर टीम मेंबर्स के साथ। और इस वर्कशॉप से मुझे काफी सारे रिसर्च रिलेटेड एआई टेक्निक्स सीखने को मिले, जिसे मैं गेट्सइटफ्लाई साइंस चैनल की रिसर्च और प्रोडक्शन क्वालिटी को बढ़ाने में यूज कर रहा हूं। मैं तो पर्सनली आज के तारीख में इस वर्कशॉप को 5 आउट ऑफ 5 की रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें साथ में यह भी सिखाया गया है कि हम एआई की मदद से जॉब कैसे ढूंढ सकते हैं, कैसे कुछ मिनटों में विड्स और एड्स बन सकते हैं। और ये वर्कशॉप आपको आज के जमाने के अनगिनत पॉसिबिलिटीज को बताता है और टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस कराता है। सो आई हाईली रिकमेंड दिस वर्कशॉप। और फर्स्ट 1000 लोग को फ्री है, तो जल्दी से जाओ, रजिस्टर करो और इस ऑफर का फायदा उठाओ। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो हम बात कर रहे थे क्वार्क्स का कॉन्सेप्ट सिर्फ अभी तक एक हाइपोथेसिस ही था, और इनके प्रेडिक्टेड प्रॉपर्टीज को प्रूव करने के लिए साइंटिस्टों ने 1976 से 1973 तक कैलिफोर्निया के स्टैनफोर्ड लीनियर एक्सीलरेटर में काफी सारे पार्टिकल एक्सेलरेटिंग एक्सपेरिमेंट्स किए, जहां पर इलेक्ट्रॉन को काफी हाई स्पीड्स में प्रोटॉन के साथ कोलाइड करवाया जाता था, जिस वजह से प्रोटॉन्स को ब्रेक करके उसके अंदर के पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा सके। और इसी तरह से उन्हें पता चला कि प्रोटॉन्स एक्चुअली में 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से बना हुआ है, जो एक दूसरे से ग्लूऑन्स के थ्रू जुड़े हुए हैं। ग्लूऑन्स बेसिकली वो पार्टिकल्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को मीडिएट करते हैं। अब ये सभी पार्टिकल्स इतने छोटे थे कि उन्हें डिटेक्ट करने के लिए साइंटिस्टों को कई बार ये एक्सपेरिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की अलग अलग स्पीड के साथ दोहराना पड़ा। लेकिन ऐसे ही एक एक्सपेरिमेंट में उन्हें प्रोटॉन में चार्म क्वार्क मिला, जिसका वहां पर होना नामुमकिन सा था, क्योंकि चार्म क्वार्क का मास प्रोटॉन से 1.5 गुना ज्यादा होता है। और इसीलिए साइंटिस्टों ने इसी थियरी को फॉलो किया कि प्रोटॉन्स 2 अप क्वार्क्स और एक डाउन क्वार्क्स बस इन 3 क्वार्क से ही बने हुए हैं। लेकिन फिर मैच्योर हुआ क्वांटम फिजिक्स और उसने दोबारा से प्रोटॉन के स्ट्रक्चर पर ही सवाल खड़े कर दिए। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार प्रोटॉन का कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं है, और ना ही वो सिर्फ 3 क्वार्क से बना हुआ है। इनफैक्ट वो एक क्वार्क सी से बना हुआ है, जिसमें सभी क्वार्क्स और एंटी क्वार्क्स दोनों प्रेजेंट है। लेकिन इन दी एंड जब हम प्रोटॉन्स को कैप्चर करते हैं, तो इन प्रोटॉन्स की प्रॉपर्टीज लाइक कलर, चार्ज और स्पिन कंजर्व करने के लिए और उसे स्टेबल रखने के लिए ये सभी क्वार्क्स अपने एंटी क्वार्क्स के साथ कैंसिल आउट होते हैं और बचते हैं सिर्फ 3 क्वार्क्स। इसके बारे में आज तक हम पढ़ते आए। अब इस वक्त तक साइंटिस्टों के पास थियरी भी थी और एसएलएसी द्वारा मिले हुए ऑब्जर्वेशंस भी थे, और इसीलिए उन्होंने प्रोटॉन्स को और भी ज्यादा डिटेल में स्टडी करने के बारे में सोचा। एंड नाउ एज वी ऑल नो 6 टाइप्स के क्वार्क्स होते हैं: अप, डाउन, टॉप, बॉटम, स्ट्रेंज, चार्म। और इनमें अप, डाउन और स्ट्रेंज क्वार्क सबसे लाइट साइड पे होते हैं और चार्म, बॉटम और टॉप हेवियर साइड। और इसमें भी क्योंकि चार्म क्वार्क हेवियर क्वार्क के लिस्ट में लाइटर है, इसीलिए साइंटिस्टों ने सबसे पहले चार्म क्वार्क्स को प्रोटॉन मॉडल के अंदर डिटेक्ट करने का सोचा। इस प्रोटॉन मॉडल का कच्चा छिट्टा खोलने के लिए, एलिमेंट्री पार्टिकल्स को स्टडी करने के लिए साइंटिस्टों ने अगेन वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एटम स्मैशर द लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद ली, और उसमें कई सालों के लिए प्रोटॉन्स को हाई स्पीड में एक दूसरे से कोलाइड किया। लेकिन इन कोलिजन्स में उन्हें मिले हुए रिजल्ट्स काफी वियर्ड थे। आई मीन इन कोलिजन्स में उन्हें चार्म क्वार्क्स तो मिले, लेकिन वो इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक, उसका उनके पास कोई सबूत नहीं था। बेसिकली इंट्रिंसिक यानी जो क्वार्क्स नेचुरली प्रोटॉन्स में प्रेजेंट है, और एक्सट्रिंसिक यानी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से क्रिएट हुए। कई साइंटिस्टों का कहना था कि उन्हें जो क्वार्क्स मिले वो ग्लूऑन्स, जो पार्टिकल को ग्लू की तरफ बांध के रखते हैं, जैसे हमने कहा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को कैरी करते हैं, उनके स्प्लिट होने से फॉर्म हुए हैं। एंड अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट जो क्वार्क्स डिटेक्ट हुए हैं वो सभी हाई एनर्जीज में ग्लूऑन्स कैसे बिहेव करते हैं उसका रिजल्ट है। पर इन ऑब्जर्वेशन से उन्हें ऐसा लगा कि चार्म क्वार्क शायद इससे कम एनर्जीज पर एग्जिस्ट करते होंगे, और इसीलिए उन्होंने इस रिसर्च को ऐसे ही कंटिन्यू करने का सोचा। लेकिन कुछ समय बाद उन्हें यह पता चला कि अगर वो मैनुअली इस प्रोसेस को करते रहे तो इसके एक्यूरेट रिजल्ट्स के लिए कई साल लग जाएंगे। और तब जाके उन्हें आइडिया आया कि क्यों ना एआई की मदद ली जाए। अब एआई की मदद से वो एट अ टाइम सिंगल प्रोटॉन मॉडल को टेस्ट करने के बजाय 100 या 1000 से भी ज्यादा मॉडल को एक साथ टेस्ट कर सकते थे। एंड फाइनली उन्हें जिस सवाल के जवाब का इंतजार था वो उन्हें मिल गया।
इस एआई टेस्टिंग के लिए उन्होंने न्यूरल नेटवर्क को पिछले 35 इयर्स में हुए प्रोटॉन कोलिजन को एनालाइज करने के लिए ट्रेन किया। अब जैसे कि हम जानते हैं, हर एक फंडामेंटल पार्टिकल का अपना एक वेव फंक्शन होता है, यानी कि फिजिकल स्टेट होता है, और इसीलिए साइंटिस्टों ने अप, डाउन और चार्म क्वार्क के वेव फंक्शन को एआई में डाला और प्रोटॉन कोलिजन के डेटा को एनालाइज किया। तो बेसिकली उन्होंने न्यूरल नेटवर्किंग के जरिए कैसे ये एनालाइज किया, उसे एक सिंपल एग्जांपल की मदद से समझते हैं। बेसिकली न्यूरल नेटवर्क में 3 लेयर्स होते हैं। एक इनपुट लेयर जो इनपुट को रिसीव करता है, दूसरा आउटपुट लेयर जो आउटपुट को प्रेडिक्ट करता है, और इन दोनों के बीच होता है हिडन लेयर जो सारे कंप्यूटेशन परफॉर्म करता है। सपोज ये सर्कल है चार्म क्वार्क का वेव फंक्शन, ट्राइंगल है डाउन क्वार्क का वेव फंक्शन, और स्क्वायर है अप क्वार्क का वेव फंक्शन। अब ये प्रोसेस एग्जैक्टली हुआ कैसे, उसे समझने के लिए कंसिडर करते हैं सर्कल। तो सबसे पहले होता यह है कि सर्कल को पिक्सेल्स में डिवाइड किया जाता है और उस हर एक पिक्सल को एज एन इंफॉर्मेशन इनपुट लेयर में मौजूद हर एक न्यूरॉन की तरफ पास ऑन किया जाता है। उसके बाद इनपुट लेयर्स के ऑल्टरनेट न्यूरॉन्स नेक्स्ट लेयर के न्यूरॉन से कनेक्ट होते हैं थ्रू चैनल्स, और इन हर एक चैनल का अपना एक वेट होता है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर ये वेट इनपुट लेयर में भेजे इंफॉर्मेशन के साथ मल्टीप्लाई होता है और फिर दोनों का आउटपुट हिडन लेयर्स के न्यूरॉन की तरफ ट्रांसफर होता है। हिडन लेयर में हर एक न्यूरॉन की अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जो इनपुट लेयर से आए हुए वैल्यू के साथ ऐड होती है और एक्टिवेशन फंक्शन की तरफ भेज दी जाती है। यह एक्टिवेशन फंक्शन डिटरमाइन करता है कि हिडन लेयर में मौजूद पर्टिकुलर न्यूरॉन एक्टिवेट होनी चाहिए या फिर नहीं, और फिर एक्टिवेटेड डेटा आउटपुट लेयर के न्यूरॉन की तरफ ट्रांसमिट होता है और उसमें भी सेम प्रोसेस रिपीट होती है, और इसी पूरे प्रोसेस को कहते हैं फॉरवर्ड प्रोपोगेशन। अब आउटपुट लेयर में जिस न्यूरॉन की वैल्यू हाईएस्ट होती है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और आउटपुट डिटेक्ट करते हैं। और साइंटिस्टों ने भी ऐसे ही चार्म क्वार्क के वेव फंक्शन की मदद से यह पता लगाया कि प्रोटॉन में चार्म क्वार्क है या फिर नहीं। एंड गेस व्हाट, पिछले 35 इयर्स का डेटा एनालाइज करने के बाद उन्हें पता चला कि प्रोटॉन में चार्म क्वार्क होते हैं। इस रिजल्ट के बाद थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट टिम हॉब्स ने इसके ठोस सबूत के लिए इलेक्ट्रॉन आयन कोलाइडर बनाने की सोची है, क्योंकि इसी तरह से लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की मदद से साइंटिस्टों ने पहली बार हिग्स बोसॉन पार्टिकल के एग्जिस्टेंस का सबूत दिया था। यह पार्टिकल भी वेव की तरह बाकी ही पार्टिकल्स की तरह अपनी ही फील्ड में ट्रैवल करता है, जिसे साइंटिस्ट हिग्स फील्ड कहते हैं। लेकिन फेमस साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक हिग्स फील्ड जल्द ही अनस्टेबल हो सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब पूरा यूनिवर्स कैसे डिस्ट्रॉय हो सकता है, स्टीफन हॉकिंग ने ऐसा क्यों कहा, इसे मैंने पूरा डिटेल में इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिसे आपको जरूर चेकआउट करना चाहिए। हिग्स फील्ड को अच्छे से आप समझ जाओगे, आपका नॉलेज काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और साथ ही फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ग्रोथ स्कूल पर रजिस्टर करना मत भूलें। फर्स्ट 1000 लोगों को फ्री वर्कशॉप मिल रहा है, तो हरी ना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।